वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेट अध्ययन। उत्तराखंड आगामी सहायक लेखाकार परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। 1 बाय 1 प्रश्न लेंगे। स्टार्ट कर दीजिए सहायक लेखाकार परीक्षा के लिए तैयारी, और आप लोगों के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। तैयारी शुरू करते हैं। 1 बाय 1 प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, ए पब्लिक कंपनी शुड इशू प्रोस्पेक्टस विद इन। एक सार्वजनिक कंपनी को प्रविवरण निर्गमित कर देना चाहिए समावेलन के 30 डेज ऑफ इट इज इनकॉर्पोरेशन, 90 डेज ऑफ इट इज इनकॉर्पोरेशन, 180 डेज ऑफ इट इज इनकॉर्पोरेशन, 1 ईयर ऑफ इट इज इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले देखिए इसका आंसर हो जाएगा 90 डेज। देखिए सार्वजनिक कंपनी क्या है? सार्वजनिक कंपनी क्या है कि कंपनी एक्ट 2013 में ये बताया गया है कि जिसमें मिनिमम 7 सदस्य हों वो सार्वजनिक कंपनी मानी जाएगी। और कंपनी 3 प्रकार की होती है। एक होती है ओपीसी, जिसमें कि एक ही व्यक्ति कंपनी को चला सकता है, वही सब कुछ मैनेजमेंट करता है, उसके उत्तरदायित्व सारे होते हैं। एक होता है निजी कंपनी, जिसमें मिनिमम 2 लोग होते हैं। और इस प्रकार से सार्वजनिक कंपनी जिसमें मिनिमम 7 होंगे। लेकिन सार्वजनिक कंपनी की अगर कोई सहायक कंपनी निजी कंपनी है तो वो निजी कंपनी भी सार्वजनिक कंपनी मानी जाएगी। लेकिन इसमें पूछा गया है कि प्रोस्पेक्टस कितने दिन में इशू करना चाहिए उसे समावेलन के, तो आंसर है 90 दिन। तो 90 डेज इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ए स्टेक इज ए स्पेक्युलेटर। स्टेक इज स्पेक्युलेटर है ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, कॉशियस या नन ऑफ दीज। अब देखिए स्टेक क्या होता है। सबसे पहले देखिए जो स्टेक है वो हमेशा फ्रेश शेयर्स में इशू अपना पैसा लगाता है। स्टेक यानी कि जो फ्रेश शेयर्स होते हैं वो सतर्क होता है, वो कभी भी आशावादी निराशावादी नहीं आता, वो आता है कॉशियस में। अब देखिए आशावादी में कौन आएगा? आशावादी में आता है स्पेकुलेटर बुल, जिसे पता है कि प्राइस राइज हो सकते हैं तो वो उन शेयर्स में पैसा लगाता है। और जो बियर है वो लगाता है फॉल इन प्राइस, उसे लगता है कि प्राइस गिर सकते हैं तो हमेशा निराशावादी में आता है। तो बुल आशावादी में आता है, बियर निराशावादी में। लेकिन इसमें पूछा गया स्टैक, तो स्टैक आता है कॉशियस में, वो सतर्क होता है, वो प्राइस राइज और फॉल में विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि जो नए शेयर्स हैं मार्केट में उसमें हम पैसा लगाते हैं। तो इस प्रकार से स्टैक इज कॉशियस एंड अलर्ट। आंसर इज सी। अगला प्रश्न है, द हाइएस्ट लेवल नीड इन मास्लोज हायरार्ची थ्योरी ऑफ नीड इज। मास्लो की आवश्यकता पदक्रम सिद्धांत में जिस उच्चतम स्तर की आवश्यकता है वो क्या है? फिजिकल नीड यानी भौतिक जरूरतें, बिलोंगिंग नीड्स यानी संबंधित आवश्यकताएं, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आत्मसिद्धि आवश्यकता, या स्टेटस नीड स्थिति आवश्यकता। अब देखिए इन्होंने एक पिरामिड दिया है आवश्यकता का। इन्होंने कहा है कि जो फिजिकल नीड्स है उसे सबसे नीचे 5वें नंबर पर रखा हुआ है। फिर उन्होंने सिक्योरिटी नीड को रखा हुआ है 4th नंबर पे, सिक्योरिटी नीड यानी सुरक्षा संबंधित आवश्यकता। फिर है बिलोंगिंग नीड्स, इसे 3रे नंबर पर रखा हुआ है। फिर है स्टेटस नीड्स यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट, ये है आपका 2रे नंबर। और फर्स्ट पे रखा हुआ है आपका सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब देखिए बेसिक नीड्स सबको पता है, रोटी कपड़ा मकान। सिक्योरिटी नीड्स हो गया कि किसी बीमारी से हमें जो है सुरक्षित रहना है। बिलोंगिंग नीड्स हो गया कि हमें रिलेटिव चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए। और उसके बाद स्टेटस नीड्स से हमें सेल्फ रेस्पेक्ट भी चाहिए। लेकिन सबसे ऊपर रखा हुआ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। मान लीजिए कोई बेस्ट प्लेयर बनना चाहता है अपनी योग्यता से तो वो माना जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। या बेस्ट सिंगर बनना चाहता है, कोई चीज़ें हासिल करना चाहता है लाइफ में व्यक्तिगत तौर पर, तो माना जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो आंसर इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, आत्मसिद्धि आवश्यकता। अगला प्रश्न है, डेड रेंट इज आल्सो कॉल्ड। मृत किराए को कहा जाता है मिनिमम रेंट, न्यूनतम किराया, रेंट विच इज पेड किराया जो दिया जा चुका है, रेंट विच इज ड्यू किराया जो अदत है, या नन ऑफ दीज। अब देखिए मृत किराए को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है मिनिमम रेंट। मान लीजिए कोई लैंडलॉर्ड है, उसके पास कोई खान है और कोई इस खान का यूज़ करके जो है कुछ करना चाहता है, कमाना चाहता है, आउटपुट निकालना चाहता है। तो मान लीजिए उसको बोला जाता है लेजी, और जो मालिक है उसे बोला जाता है लेजर। अब उसकी खान को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको कुछ रॉयल्टी देनी पड़ेगी क्योंकि उसका अधिकार है। तो रॉयल्टी के साथ साथ हम क्या है, मिनिमम रेंट भी एक फिक्स होता है यानी कि न्यूनतम किराया। और मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में जो भी अधिक होगा उसको पे करना पड़ेगा। तो मिनिमम रेंट को ही कहा जाता है डेड रेंट। द आंसर इज ए, डेड रेंट इज आल्सो कॉल्ड मिनिमम रेंट। मृत किराए को न्यूनतम किराया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म ऑफ फीचर्स। फर्म की फ्री एंट्री और एग्जिट किसका लक्षण है? मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एकाधिकार में तो कोई भी फर्म नहीं आ सकती। जैसे मान लीजिए रेलवे डिपार्टमेंट है, किसका है ये गवर्नमेंट का है, तो इसमें जो है फर्म सरकार का ही पूरा अधिकार है, इसमें कोई एंट्री नहीं कर सकता कि कोई कैपिटलिस्ट आना चाहेगी जी मैं इसमें पैसा लगाना चाहता हूँ, मैं भी रेलवे में भाग लेना चाहता हूँ। नो, कोई भी एंट्री नहीं हो सकती। एग्जिट का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है? कार्टेल्स होता है, कुछ फर्म आपस में मिल जाती है, अपना काम करती हैं और प्रॉफिट लेने के लिए, तो इसमें भी आप नहीं हो सकता। इसका आंसर है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म एंट्री कर सकती है और एग्जिट कर सकती है। ठीक है, तो आंसर इज पूर्ण प्रतियोगिता, सी। अगला प्रश्न है, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता कौन है? पीटर एफ ड्रकर, एफ डब्ल्यू टेलर, चार्ल्स बेबेज, या हेनरी फ्योल।
तो आंसर इज F.W. टेलर, क्योंकि हेनरी फ्योल कहलाते हैं फादर ऑफ मैनेजमेंट, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे बिजनेस मैनेजमेंट के, लेकिन इसमें इन्होंने जो है F.W. टेलर को साइंटिफिक जो है फादर कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आंसर इज बी, F.W. टेलर। तो इनकी फुल फॉर्म क्या है F.W. टेलर की? यह है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। आंसर इज बी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्पेक्यूलेटर इन द स्टॉक एक्सचेंज? अब देखिए स्टॉक एक्सचेंज वही है जहाँ पर हमारी जो सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो सोल्डर बॉट होती हैं, तो वहाँ पर स्पेकुलेटर होते हैं। तो बुल भी आपका स्पेकुलेटर है, जो प्राइस राइज में जो है विश्वास करता है, आशावादी होता है। जो बियर है वो फॉल इन प्राइस पे विश्वास करता है, और स्टैक है जो कॉशियस रहता है, जो अभी हमने सीखा है। लेकिन इसका आंसर है ब्रोकर। ब्रोकर एक प्रकार से सट्टाधारी नहीं होता है, बल्कि एजेंट होता है जो सेबी अपॉइंट करता है एक्टिविटीज़ को देखने के लिए, वो एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है इन्वेस्टर्स की। तो आंसर इज ब्रोकर। अगला प्रश्न है, बैंक रेट इज आल्सो नोन एज, बैंक दर को कहा जाता है डिस्काउंट रेट, पेनाल्टी रेट, इंटरेस्ट रेट, या नन ऑफ दिस? अब देखिए बैंक दर क्या है। मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक को अपना शॉर्ट टर्म थोड़ा पैसों की जरूरत है, कैश रिजर्व शॉर्ट हो रहा है, तो वो आरबीआई से क्या करेगा, अपने बिल्स को डिस्काउंट करवाएगा। ठीक है, तो जिस डिस्काउंट रेट पे वो अपना बिल वगैरह एक्सचेंज जो कर रहा है आरबीआई से जो है शॉर्ट टर्म बोरो करने के लिए, तो वो डिस्काउंट रेट पे करेगा, तो उसको कहते हैं बैंक रेट। तो बैंक रेट इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्काउंट रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक डिस्काउंटेड देयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन आरबीआई। आंसर इज छूट दर। अगला प्रश्न है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आल्सो कॉल्ड, वितरण लागतों को ये भी कहते हैं सेलिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस? अब देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो हमारा सेलिंग कॉस्ट भी है और मार्केटिंग कॉस्ट भी है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द टूल ऑफ मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ आइटम्स? कौन सा वस्तुओं के विचलन को नापने का उपकरण है? विचलन मतलब डेविएशंस आते हैं, तो मीन यानी कि मध्य, मीडियन मध्यक, मोट बहुलक, या डिस्पर्सन विस्तरण? अब देखिए इसमें जो आंसर है वो है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन में होता है कि जितने भी हमारी वस्तुएं हैं, जितने भी आइटम्स हैं, उनके विचलन को नापने का उपकरण होता है। जैसे रेंज होता है आपका, क्वार्टल डेविएशन होता है, चतुर्थ विचलन, मीन डेविएशन होता है, माध्य विचलन, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी परमा विचलन। तो आंसर इज डी, डिस्पर्सन। अगला प्रश्न है, डिटरमाइन ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेल्स इज 1 लाख रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 50,000 रुपीज, प्रॉफिट 20,000। उसने कहा ब्रेक इवन पॉइंट बताइए। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जिसमें ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। ठीक है, यानी कि सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट, कोई प्रॉफिट ही नहीं है। अब उसने 20,000 प्रॉफिट दे रखा है, तो सेल्स में से प्रॉफिट घटा दीजिए, तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई 80,000, और कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। जब वेरिएबल कॉस्ट आपकी 50,000 है, तो कॉस्ट में से 50,000 घटा दीजिए, तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई 30,000। अगर हम इस फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशो से डिवाइड कर दें तो हमारा आ जाएगा बीईपी, यानी ब्रेक इवन पॉइंट। और पीवी रेशो कैसे निकालते हैं, पीवी रेशो बराबर होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स, यानी 1 लाख माइनस 50,000 अपॉन 1 लाख, तो 50% आ गया। अब देखिए जब हम फिक्स कॉस्ट 30,000 को 50% से करेंगे डिवाइड, तो आपका कितना आ जाएगा 30,000 अपॉन 15,200, 60,000 वीपी। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज आंसर ए, 60,000 ब्रेक इवन पॉइंट एट विच फर्म गेट नो प्रॉफिट नो लॉस। आंसर इज ए, 60,000। अगला प्रश्न है, व्हाट इज टिन, TIN? टैक्स आइडेंटिफाई नंबर, टैक्स आइडेंटिटी नंबर, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, या नन ऑफ दिस? तो देखिए टिन का मतलब होता है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो भी टैक्स पे करता है उसको एक आईडी मिलती है, उसका नंबर होता है टिन। अगला प्रश्न है, इनकम टैक्स वाज लेविड इन इंडिया फर्स्ट बाय, भारत में सर्वप्रथम आयकर किसने लगाया? लुकास पेशियोली, जो कि फादर ऑफ अकाउंट्स हैं, नो, न्यूटन, जेम्स विल्सन, या नन ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर है जेम्स विल्सन। अगला प्रश्न है, कार्टल्स अंडर ओलिगोपोली डू नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ? देखिए कार्टल्स क्या होता है कि कुछ फर्म आपस में मिलकर अपना जो है बिजनेस करती हैं, ठीक है, अपना कंपटीशन कम करने के लिए, अपना मैनेजमेंट सुधारने के लिए। तो ओलिगोपोली के अंतर्गत कार्टेल लंबे समय तक क्यों नहीं टिकती? लो प्रॉफिट के कारण, हाई कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग के कारण, या इंटर फर्म राइवलरी यानी अंतर विद्वेष के कारण, या हैवी लॉस के कारण? तो देखिए जब कुछ फर्म मिल जाती है तो उनमें कुछ विद्वेष डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंटर फर्म राइवलरी हो जाती है, अंतर फर्म विद्वेष हो जाता है कि मैंने तो ज़्यादा काम किया, मेरा पैसा ज़्यादा लगा, तो ये चीज़ कारण बन जाती है। तो आंसर इज इंटर फर्म राइवलरी, सी। अगला प्रश्न है, प्रोडक्शन कॉस्ट इज, उत्पादन लागत है, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, या बोथ एंड बी?
अब देखिए प्राइम कॉस्ट में तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। उसमें अगर हम फैक्ट्री कॉस्ट जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा उत्पादन लागत। तो आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। फिक्स कॉस्ट से मतलब नहीं। अगला प्रश्न है प्राइम कॉस्ट इंक्लूड्स, प्राथमिक लागत यानी मूल लागत में क्या सम्मिलित होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो तीनों ही आते हैं। तो आंसर इज डी, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन से जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं उसे प्रत्यक्ष लागत कहते हैं, मूल लागत। तो इसमें जितना भी मैटर आपने डायरेक्ट लगाया है, जितनी लेबर यूज हुई है और जितने एक्सपेंसेस आए हैं डायरेक्ट, वो सब कहलाएंगे प्राइम कॉस्ट यानी मूल लागत, जिसे प्राथमिक लागत भी कहते हैं। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है व्हाट इज ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन। एक अंकेक्षक की नियुक्ति के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। ही मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सीए होना चाहिए। ही मस्ट बी सर्टिफाइड ऑडिटर, वो सर्टिफाइड ऑडिटर हो, या ए या बी। अब देखिए इसमें कंपनी आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 है उसमें 226 सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि अगर वो सीए है तो वो भी आपका ऑडिटर हो सकता है, या फिर वो सर्टिफाइड ऑडिटर हो, उसे कुछ सर्टिफिकेट मिला हो। तो आंसर इज सी, या तो फर्स्ट हो या बी हो, दोनों में से कोई एक। अगला प्रश्न है फर्स्ट ऑडिटर्स अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा की जाती है कंपनी के पंजीयन के कितने समय में की जानी चाहिए, 1 माह, 3 माह, 5 माह या 1 वर्ष। जिसका आंसर है 1 माह, क्योंकि पहले जो ऑडिटर होता है कंपनी का उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त करती है, वो 1 माह के अंदर करना चाहिए उसको पंजीयन के कंपनी के रजिस्ट्रेशन से। अगला प्रश्न है इनकम टैक्स एक्ट इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 अप्रैल, आयकर अधिनियम 1 अप्रैल को लागू हुआ, सन बताना है 1970, 1980, 1962 या 1965। तो देखिए जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 है और ये लागू हुआ 1 अप्रैल 1962। तो आंसर इज सी। अगला प्रश्न है आउट ऑफ टोटल इनकम टैक्स परसेंटेज शेयर अमाउंट गिवन टू रिलेटेड स्टेट। जितना भी इनकम टैक्स कलेक्ट हुआ है किसी स्टेट से, उस स्टेट को कितना परसेंट मिलेगा, आयकर में से कितने परसेंट राशि संबंधित राज्य को दी जाती है, 42%, 32%, 62% या 38%। तो देखिए ये 13वें वित्त आयोग में 32% था, अब ये 10% बढ़ गया है। तो आंसर इज 42%। तो आंसर इज ए। जितना भी टोटल इनकम टैक्स कलेक्ट होगा उसमें से स्टेट को, जो भी रिलेटेड स्टेट है जहाँ से कलेक्ट हुआ है, वहाँ से 42% स्टेट को जाएगा और 58 सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है लास्ट ईयर ऑफ, गत वर्ष मीनिंग गत वर्ष से क्या मतलब है, फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग ईयर या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ऑफ टैक्स असेसमेंट ईयर। कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष। तो आंसर इज डी, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ऑफ टैक्स असेसमेंट ईयर, गत वर्ष। अगला प्रश्न है टू हुम फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल रिपोर्ट। देखिए हमें अभी क्वेश्चन क्या था कि जो अपॉइंट होता है फर्स्ट ऑडिटर कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो वो रिपोर्ट किसको करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स या नन ऑफ दिस। जिसका सही आंसर है अंशधारियों को, शेयर होल्डर्स को वो अपनी रिपोर्ट देगा। अगला प्रश्न है द फार्मूला ऑफ सेल्स इज, बिक्री ज्ञात करने का सूत्र क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड पीवी रेशियो, प्रॉफिट डिवाइड पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड पीवी रेशियो या नन ऑफ दिस। तो देखिए कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो इज द करेक्ट आंसर। जब भी हम कंट्रीब्यूशन को हम पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे तो हमारा सेल्स आ जाएगा। तो आंसर इज सी। अगला प्रश्न है मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट फार्मूला इज। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, जब भी हम एडिशनल यूनिट यूज करते हैं तो टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आएगा वो मार्जिनल कॉस्ट है। तो उसने कहा है कि जी सीमांत लागत प्रति इकाई निकालनी है, तो क्या कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड टोटल क्वांटिटी, नो। टोटल कॉस्ट डिवाइड टोटल क्वांटिटी, नो। इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड इंक्रीज टोटल क्वांटिटी, बिल्कुल नहीं। इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड इंक्रीज इन टोटल क्वांटिटी, जितना टोटल कॉस्ट में इंक्रीज होगा उसको हम टोटल क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई है उसमें अगर देखेंगे तो वो डिफरेंस ही बनाया जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। तो आंसर इज डी। बहुत अच्छा प्रश्न था, ये आ सकता है। अगला प्रश्न है द लिमिट ऑफ एनुअल टर्नओवर विच द पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन विल हैव टू पे। वार्षिक टर्नओवर की वह लिमिट जिसके ऊपर व्यवसायी को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन और जीएसटी का भुगतान करना होगा, वो टर्नओवर की क्या लिमिट है, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख या 5 लाख। तो उसका आंसर है 20 लाख और विशेष राज्यों के लिए 10 लाख। देखिए लिमिट क्या है कि जितनी भी आपकी वार्षिक टर्नओवर होगी अगर वो 20 लाख से ऊपर चली गई तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन और जीएसटी का भुगतान करना होगा। तो आंसर इज बी। अच्छा प्रश्न है। अगला है द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इज, अप्रत्यक्ष लागत है इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो ये आंसर सही है। जितनी भी अप्रत्यक्ष आपकी लागतें हैं जैसे सामग्री, श्रम और अप्रत्यक्ष खर्च, इसी को बोला जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसका प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता है। जिसका होता है वो तो मूल लागत है, लेकिन जिसका नहीं होता तो आंसर इज
फर्स्ट, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, आंसर इज ए। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर द हायर परचेज एक्ट इम्प्लीमेंटेड, किराया क्रय अधिनियम कब लागू हुआ? 1932, 1956, 1972 या 1872? तो आंसर इज 1972, सी। ठीक है, तो आंसर इज हायर परचेज एक्ट। हायर परचेज एक्ट क्या है? मान लीजिए किसी ने किसी की चीज किराए पर वो ले लिया आपने, हायर परचेज, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ले ली, तो वो उसका यूज़ कर रहा है, ठीक है, हायर कर दिया उसने, तो वो उसके मालिक को इंस्टॉलमेंट में पे करेगा उसका यूज़ करने के लिए, तो जब उसको लास्ट पेमेंट कर देगा तब उसको ऑनरशिप मिल जाएगी। तो ये एक्ट कब बनाता है? 1972। अगला प्रश्न है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अपीयर्स इन बैलेंस शीट, टीडीएस को आर्थिक चिट्ठे में कहाँ दिखाया जाता है? अब देखिए टीडीएस, पहला सवाल है क्या होता है टीडीएस। मान लीजिए किसी की अब ये टीडीएस तभी लागू होगा जब आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल होगी। अब टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आपकी मान लो जो कोई इनकम है, ठीक है, वो टैक्सेबल है, तो टीडीएस क्या होता है? इसका कुछ इनकम जो पेयर जो आपको इनकम दे रहा है, वो पेयर कुछ पैसा आपके काट लेता है इनकम से, जब वो एक्स्ट्रा हो जाती है, तो उस पेयर को आप जो है उस गवर्नमेंट के खाते में जमा करते हैं, तो ये लायबिलिटी है। तो क्या हो जाएगा? ऑन द एसेट साइड नो, ऑन द एसेट साइड लोन्स एंड एडवांस नो, ऑन द लायबिलिटी साइड एंटर करेंट लायबिलिटी। तो आंसर हो जाएगा करेंट लायबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट को पे करना होता है, जो पेयर है वो गवर्नमेंट को पे करने के लिए काटता है, किससे? एसएससी से, यानी कि टीडीएस कहते हैं उसको। आंसर इज करेंट लायबिलिटी। अगला प्रश्न है, व्हेन ए हायर परचेजर गेट्स ओनरशिप अंडर हायर परचेज सिस्टम, किराया क्रय पद्धति में मालिकाना हक क्रेता किराए को मिलता है इमीडिएटली आफ्टर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द फर्स्ट पेमेंट, ऑन द लास्ट पेमेंट, ये व्हेन वेंडर डिजायर। देखिए विक्रेता की इच्छा से कोई मतलब नहीं होता, उसे तो लास्ट पेमेंट चाहिए, तो ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि लास्ट पेमेंट, जब वो अंतिम किस्त का भुगतान कर देगा तो उसको उस वस्तु पर मालिकाना हक मिल जाएगा किराया क्रय पद्धति अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, तो आंसर इज सी। अगला प्रश्न है, रॉयल्टी पेबल अकाउंट इज इन नेचर ऑफ, अधिकार शुल्क खाते की प्रकृति क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या रिप्रेजेंटेड अकाउंट? तो अधिकार शुल्क क्या है? अभी हमने बताया था कि मान लीजिए किसी मालिक की माइन को कोई यूज़ करना चाहता तो कर नहीं सकता, तो उसको राइट लेना, रॉयल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है, मिनिमम रेंट जो भी अधिक होगा वो देना पड़ेगा। तो अधिकार शुल्क है तो उसका खर्चा है, तो वो क्या करेगा? वो माना जाएगा नॉमिनल अकाउंट। तो रॉयल्टी अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। तो आज के लिए बहुत इतना, फिर अगली वीडियो जल्दी पेश करेंगे। आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।